नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान, अमेरिका और इजरायल संघर्ष में अपने विश्लेषण पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के कारण मैं भारत के जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसके बारे में बहुत कम वीडियो दे पाया। लेकिन अब चूंकि बंगाल का ही चुनाव मुख्य है, तमिलनाडु के चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व उत्तर भारत के राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन उसके मायने राष्ट्रीय परिदृश्य में है। उस पर फिर कभी चर्चा। लेकिन आज चर्चा बंगाल पर। 2 चरणों में चुनाव होने हैं और लगभग 10 से 12 दिन के बाद ये स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में ममता दीदी के 3 टर्म के बाद क्या वो चौथी पारी खेलने जा रही हैं। मैं ये सवाल तब कर रहा हूं जब भारत में तमाम विश्लेषक और जितने भी अभी तक इस तरीके से चुनाव पूर्व सर्वे कराए गए उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि लोग जमीनी हकीकत से कुछ दूर या कुछ अलग हट करके बोल रहे हैं और कुछ एक प्रोजेक्टेड तरीके से एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब और मायने, कुछ लोग ये कह रहे हैं लड़ाई बहुत नज़दीकी है, कुछ ये कहते हैं कि तमाम कमियों के बावजूद या तमाम विरोध के बावजूद, SIR फैक्टर के बावजूद, सब कुछ के बावजूद ममता बनर्जी जीतेंगी। कुछ ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी की स्थिति बीजेपी वाली हो जाएगी और बीजेपी की स्थिति ममता बनर्जी से भी अच्छी हो जाएगी। और इसमें भविष्यवक्ता अर्थात ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भी सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में चर्चा का विषय है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, इस पर जरा गौर करिए। ऐसा तो नहीं है कि पूरे बंगाल का मैंने दौरा किया, लेकिन बंगाल से जो पत्रकारों से और कुछ लोगों से और कुछ बंगाली समाज जो दिल्ली NCR में रहती है उनके साथ कुछ बातचीत के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रोजेक्शन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उस पर गौर करिएगा। एक कहावत है, बंगाली भद्रजन की अपनी एक सोच होती है। बंगाली भद्रजन का मतलब होता है उसमें सनातनी हिंदू भी है, और वो हिंदू बंगाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के चुनाव रैलियों में जय श्री राम के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन वहां पर जय श्री राम का नारा ये नहीं कि वहां श्री राम को मानते नहीं, लेकिन वहां सब कुछ शक्तिमय है और शक्ति का जो आधार है वो आम जनता के उत्सव के साथ जुड़ता है, जिसमें अध्यात्म भी है, धर्म भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनके उत्सव और उनके सामाजिक ताने बाने में एक नए प्रतीकों के साथ वो प्रस्तुत होता है जब भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। और ऐसे आयोजनों को लेकर के जो लोग बहुत सक्रिय रहते हैं उनसे भी मैंने बातचीत की। ममता बनर्जी पर ये आरोप भले भी लगाए जाएं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती रहीं और किस तरीके से वहां पर 7 से 8 जिले, वैसे तो कहे जाते हैं 12 जिले, जो पूरी तरीके से कट्टरपंथियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और साथ ही साथ एक मुस्लिम राजनीति जिसमें उनका प्रभाव ज़्यादा है, वो TMC पार्टी के तौर पर कहिए या जो वहाँ की स्थिति पिछले 45-46 सालों से है, उसके कारण वहाँ वो एज ले रही हैं। और साथ ही साथ वो जो उनका इंटैक्ट वोट है उसमें कोई विभाजन फिलहाल न तो असदुद्दीन अवैसी की AIMIM कर पा रही है और न हुमायूं कबीर। वैसे हुमायूं कबीर अभी भी ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट है ऐसा कहा जा रहा है। ओवैसी भी अंततः इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े फैक्टर ममता के चुनाव में निगेटिविटी के आधार पर नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको इन केस अगर मिली जुली सरकार बनी माइनस बीजेपी तो जाना ही पड़ेगा ममता बनर्जी के साथ। और इसलिए अब बात आती है कि क्या ममता बनर्जी को वो सारे हिंदू वोट मिल ही जा रहे हैं? बड़ा सवाल यही है। बंगाली भद्रजन का ये मानना है कि ममता बनर्जी से नाराजगी है, लेकिन ममता बनर्जी के कद का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और मोदी वास्तव में बंगाल में बहुत बदलाव कर भी सकते हैं, लेकिन
मोदी दिल्ली में बैठकर बंगाल को कुछ समय दे सकते हैं, लेकिन बंगाल में जिस बदलाव की बात अमित शाह जो 15 दिन वहां पर एक तरीके से कैंप किए हुए हैं, या पूरी बंगाल की यूनिट जो भरोसा दिला पा रही है या दिलाने की कोशिश कर रही है, जनता उस पर कन्विंस भी है, लेकिन वो पूरी तरीके से जब वोटिंग होगा या वोटर्स का टर्नआउट होगा तो उसमें वो बात शायद ही आ पाए। इसलिए कि बंगाली भद्रजन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कार्यशैली से अभी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं हो पाया है। पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में 75 सीट जीतने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, ये बात नहीं कि ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध ही सिर्फ एक मुद्दा था, उन मुद्दों पर जिन पर वहां की जनता रोटी कपड़ा मकान और इन सब मुद्दों से जुड़ती है, और जिस तरीके से महिलाओं का ममता से बड़ा दुराव हो रहा है ये बताया जा रहा है, उससे बंगाल को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले लोग बहुत सहमत नहीं है। इन सब आधारों पर जितने भी मुद्दे बंगाल में उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों में आने वाले लोग या अमित शाह की रैलियों में आने वाले लोग इतना तो सुनिश्चित है कि इनकी बातों से कन्विंस्ड हैं, लेकिन जो लोकल बंगाल के स्तर की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, शुभेंदु अधिकारी को अभी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को लेकर के जितना भारतीय जनता पार्टी आग्रह हो रही है, उसको लेकर के भी लोग, ऐसा नहीं कि शुभेंदु अधिकारी वहां के लोकप्रिय नेता नहीं है, लेकिन ममता के कद के नेता, और ममता अगर नहीं जीत पाई तो जो विकल्प के तौर पर शुभेंदु अधिकारी आएंगे वो इतना बड़ा बदलाव कर देंगे जो प्रधानमंत्री वायदा कर पा रहे हैं या कर रहे हैं हर रैलियों में, ऐसा भरोसा अभी भी आम जनता को नहीं हो पाया है। और यही वो कारण है जिसमें बंगाल के हर सर्वे में जनता ये कह रही है कि अभी हमने सोचा नहीं, और ठीक भी है। 10 से 12 दिन के भीतर बंगाल में ममता बनर्जी क्या अपना वो तेवर अपनाती हैं या कौन से ऐसे पैतरे खेलती हैं जिसमें ये चुनाव बहुत दिलचस्प बन जाए। आज की स्थिति में ये चुनाव नेक टू नेक बीजेपी ने बना दिया है। नेक टू नेक फाइट में अभी बीजेपी को जितना आगे बताया जा रहा है वो स्थिति नहीं है, लेकिन वो जनता जो ममता के विकल्प के तौर पर बीजेपी को देख रही है, वो शुभेंदु अधिकारी को ममता के कद के बराबर या उनसे थोड़ा ही कम रख पा रही है। ऐसा वहां के भद्रजन, ऐसा नहीं है कि मैं जा करके वहां गांव के लोगों से बात किया हूं, ऐसा नहीं, वहां के भद्रजन अभी उस बात से कन्विंस नहीं है, और इसलिए यह लड़ाई बहुत दिलचस्प है। और इस दिलचस्प लड़ाई में जो एक आखिरी मौका या आखिरी पैतरेबाजी ममता बनर्जी दिखा रही हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संगठन और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही है, अगर उस मेहनत का एक सम्मिलित परिणाम दोनों चरणों के चुनाव में पड़ा, और वो क्या असर होगा ये बहुत जरूरी है समझना। वो असर ये होगा कि जो जनता अभी ये तय नहीं कर पा रही कि वो क्या करेगी, और जो लोग बूथ पर पहुंचेंगे अपने घरों से निकल करके, उनको बूथ तक पहुंचाना और निर्भय होकर के वो वोट डालेंगे, वो कैडर जितना ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर कर पाएगी, उसमें इस बात का असर दिखेगा, और ये तय होगा कि ममता बनर्जी को वास्तव में कितनी बड़ी टक्कर मिल रही है कि जिसमें एक थोड़ी सी चूक ममता बनर्जी सत्ता से दूर हो जाएंगी। अभी लड़ाई इस स्तर पर है कि मामला एक बिल्कुल जाकर के बीच में खड़ा हो गया है, जिसमें बराबरी का स्तर का मामला है। उन स्थितियों में नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ बंगाल का दौरा और चुनावी वायदे, और इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर
महिलाओं के लिए जो आरक्षण है संसद में, उसका चलना, उसका शुरू हो जाना, प्रभावी होना, और साथ ही साथ बंगाल को लेकर के जो एक विकास का एक नया जो मॉडल है उसका प्रस्तुत किया जाना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर स्टेट यूनिट के वो नेता जो संभावित अगर कोई सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, वो नेता अगर नेतृत्व करेंगे, उनसे वो कन्विंस हो रही है जनता, जो अभी नहीं सोच पा रही कि ममता बनर्जी को हम नहीं देंगे तो भाजपा को देंगे तो ये होगा। ये निर्भय की स्थिति अभी 10 से 12 दिन में बननी शेष है। और ये डर जो वहां सिर्फ ममता बनर्जी के 15 से 20 साल की सक्रिय राजनीति के मायने मतलब नहीं दिखाते, वो वहां इसके पहले जो वामपंथी सरकार थी उसके कारण से बातें दिल्ली से जाकर के बोल देना और बंगाल का जनमानस उससे कन्विंस्ड हो जाए, इन दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन अगर संघ परिवार वास्तव में जमीन के स्तर पर उतना ही मेहनत कर रहा है, गांव-गांव के स्तर पर, और भारतीय जनता पार्टी दोनों चरणों में एक बैलेंस प्रदर्शन करती है, तो मामला बहुत नजदीक का हो जाएगा। और ये नजदीकी जितना ही ज्यादा दोनों के बीच में संघर्ष के लिए प्रेरणा देगी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, वही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी बहुत ही कम आक्रामक हो रही हैं, क्योंकि जितनी आक्रामकता उन्होंने एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के उनको जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है, जजेस पर भी जो सवाल उठाए हैं उन्होंने, चुनाव आयोग पर भी जो सवाल उठाया है, वो उनका एक अंतिम प्रहार है। लेकिन इससे उनकी छवि एक लड़ाकू राजनेता की नहीं बनी है। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, ये वहां की जनता मान रही है। लेकिन वहां की जनता अभी ये नहीं मान रही है कि ममता बनर्जी अगर हटी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो एक ड्रास्टिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की बातों से वो कन्विंस्ड हो रहे हैं, और इस कन्विंसिंग मोड में अगर ये पूरा जो जनमानस है वो वोट देने के लिए निकल पड़ा और उसमें डर का माहौल नहीं रहा, तो फिर यकीन मानिए ये चुनाव बहुत ही कम अंतर से दोनों पार्टियों में जीत हार का होगा, और उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाए। लेकिन अभी ममता बनर्जी इस चुनाव में बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी ही दूरी सही, लेकिन वो दूरी बनाए हुए हैं। मैं अब लगातार विश्लेषण बंगाल की राजनीति पर दूंगा, और यकीन मानिए मैं चरणबद्ध तरीके से, और वहाँ पर जितने क्षेत्र वाइज उसके प्रमुख मुद्दे हैं और वहाँ ममता बनर्जी या भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है, इस पर भी बातचीत करूंगा और वस्तुस्थिति बताने की कोशिश करूंगा। ये चुनावी समय है, तमाम विश्लेषण बंगाली स्पेशलिस्ट भी कर रहे हैं, ऐसे विश्लेषक भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी बैठ कर के लोग विश्लेषण दे रहे हैं, और कुछ लोग चुनाव में जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके आधार पर भी जानकारी इकट्ठा करके कर रहे हैं। मैं इन्हीं बातचीतों के आधार पर जिन लोगों से, पत्रकारों से, कुछ वहाँ के जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, उनसे बातचीत करके ये निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ, और आगे भी चुनाव तक मैं ऐसे वीडियोस बना करके आपको देने की कोशिश करूंगा। इसका लबोलवाब यही है कि अभी भी लड़ाई कांटे की है। ममता बनर्जी को जिस तरीके से हारा हुआ बताया जा रहा है, अभी उनकी वो हार नहीं है। ये और बात है कि ममता बनर्जी ने तमाम इतनी बड़ी गलतियां कर दी हैं कि वो अब एक राष्ट्रीय स्तर की नेता तो नहीं रही, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उनका कद इतना ज़्यादा घट गया है, ये बंगाल की जनता अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करती दिख रही है। लेकिन पासा पलट भी सकता है। बहुत दिलचस्प है, क्या होगी आगे की स्थिति जरूर बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।